नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी संचय का जो चौथा भाग है, चौथा पाठ है सूखी डाली, जिसे उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है, उसे करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हम लोग देखते हैं कि दादाजी और परेश जो है वो आपस में बात कर रहे हैं। परेश जो है वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है कि वो इस परिवार में आकर किसी भी हाल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, सुखी नहीं है। उसे लगता है कि घर के सभी लोग बड़े हैं और वो सबसे छोटी है। सब लोग उसे ऑर्डर देते हैं और उसे उन ऑर्डर को मानना भी पड़ता है। और सब लोग उसे ऐसा लगता है कि सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक करते हैं, उसका अपमान करते हैं। तो वो यहाँ इस परिवार में किसी भी हाल में रहना नहीं चाहती है। और मेरी भी नौकरी तबादले वाली है, यानी मेरी जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल है। मेरा जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं उसको लेकर चला जाऊँगा। तो जब तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं होता है, बाग वाली जो कोठी है वो हमें दे दीजिए, हम लोग वहाँ पर शांति से रह पाएंगे। अब हम आगे दादाजी कहते हैं, कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर हाँ खांसते हैं। यों तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। यानी दादाजी जो है वो कह रहे हैं कि ये सबसे इजी वे है कि तुमको बाग वाला मकान दे दिया जाए और तुम वहां पर जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगो। पर वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उसे किसी तरह से का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। यानी वो घर जो है, वो जो मकान है, बाग वाली कोठी जो है वो बेकार पड़ी हुई है और मैं किसी भी हाल में उस बाग वाली कोठी से कोई काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो वो तो अच्छा ही है, एक इजी वे है, तुम वहाँ जाकर रहने लगोगे तो बहुत अच्छा होगा। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं कभी भी इस परिवार को टूटने नहीं दूंगा, किसी को अलग रहने मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा। तुमको पता है कि ये मेरे जीते जी असंभव है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाता है, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान वृक्ष घूम जाता है। यानी जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में केवल वट का एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई देता है, खासकर शाखाओं, पत्तों, फूलों, फलों से भरा हुआ। यानी जैसे वट का वृक्ष फूला फला हो, उसमें फूल लगे हैं, फल लगे हुए हैं, पत्तों से भरा हरा भरा पेड़ है। हुक्के के हुक्के में एक कश लेने लगता है और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती है और वह केवल ठूठ रह जाता है। और फिर अचानक से मुझे लगता है कि इस वट वृक्ष के धीरे धीरे सब पत्ते गिर रहे हैं, डालियां टूट रही हैं और ये एक ठूठा सा वृक्ष यानी सूखा वृक्ष रह गया है। स्वर धीमा जैसे अपने आप में कह रहा है और मैं सिहर उठता हूँ, ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा। यानी मेरा शरीर जो है वो इन सब सारी चीज़ों से डर गया है और मैं किसी भी हाल में ये होने नहीं दूंगा। और मैं सिहर उठता हूँ, ना बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। यानी अब वो एक सल्यूशन में आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं परिवार के सभी लोगों को समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा। यानी तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी के साथ यहाँ तिरस्कार हो रहा है, उसके साथ उसको अनादर किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, तो ऐसा इस परिवार में नहीं होगा। कोई उसका समय ना नष्ट करेगा। यानी उसका वो कहती है ना कि उसका टाइम वेस्ट किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर कोई नहीं करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? यानी भगवान की इच्छा से हमारे घर में एक पढ़ी लिखी बहुत ही संस्कारी बहू आई है, तो क्या हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसको तंग करके उसको यहाँ से भगा देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता मन में स्थान न दो। यानी तुम जो ये सोच रहे हो कि तुम अलग रहोगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो तुमको ये सारा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। यानी कोई ना कोई ऐसा काम, ऐसा वे मैं निकाल लूंगा जिससे तुम्हारी पत्नी को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी।
तुम विश्वास रखो वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव ना करेगी, यानी उसे नहीं लगेगा कि वो परायों में रह रही है या परायों से घिरी हुई है। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो अपने घर में प्राप्त होता था, यानी उसके घर में जो उसे आदर मिलता था, जो प्यार उसे मिलता था, वही प्यार और वही सम्मान उसे हमारे घर में भी मिलेगा। परेश, जैसा आप उचित समझे, यानी परेश ने कहा कि ठीक है, जैसा आप उचित समझे वैसा ही होगा। दादाजी, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना। अब उसको दादाजी जो है वो परेश को ये भी समझाने लगे कि तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे, यानी उसको कोई दुख ना हो। कोई भी ऐसी बात ना करो जिससे वह अपना अपमान समझे, यानी ऐसा कुछ मत करो जिससे उसे लगे कि तुम उसका अपमान कर रहे हो या तुम उसे परेशान कर रहे हो, इसीलिए तुम उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं करना। परेश चलने को होता है और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीज़ें खरीद लाओ, यानी उसको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को जो हमारे घर में नहीं है जाकर तुम घर से शहर से जाकर ले आओ। शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूँगा, यानी और बाकी चीज़ों की तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल कर सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। परेश, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है, जैसा आप कहते हो मैं मान लेता हूँ। चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं, हुक्के के कश लेते हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच रहे हैं, यानी वो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ये बात पता चल रही है। दादाजी, जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया, रजवा रजवा, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, रजवा नहीं आती है, फिर आवाज़ लगाते हैं रजवा रजवा। रजवा जो है उनके काम करने वाली महिला है, उसे वो बुला रहे हैं, बार बार रजवा को बुला रहे हैं। रजवा, दूर से जी आई, यानी वो आती है। दादाजी, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो, यानी छोटी बहू जो है, जो नई बहू है, उसको छोड़कर घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को मेरे पास मेरे कमरे में आने को कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए, यानी वो अब एक तरकीब निकाल रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सब काम छोड़कर सभी मेरे घर में मेरे रूम में आ जाए। रजवा जाने लगती है, और सुनो, कोई ना रहे, सबको कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए, यानी कुछ थोड़ी देर के लिए सभी लोग यहाँ आ जाए, कोई किसी काम में अटका ना रह जाए। मैं चाहता हूँ कि घर के सभी सदस्य छोटी बहू को छोड़कर मेरे पास आए, मुझे उनसे कुछ काम है। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबको कहे देती हूँ, यानी जाकर मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा और भी लंबी लंबी कशे लेते हैं, लंबी लंबी कशे लेते हैं मतलब गुड़गुड़ाने की जो वो जो खींचते हैं ना मुंह से, वो कश बहुत ज़ोर से वो खींच रहे हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं, धीरे धीरे घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनके कमरे में आते हैं। बालक और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयाँ लगाकर बिछा देती है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, सब लोग मिलके वहीं पर बैठ जाते हैं। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है, वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे से जाकर इंदु को आवाज़ देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता था सहसा बंद हो जाता है, यानी इंदु जो है वो दादाजी के कपड़े धो रही है बाथरूम में, इसीलिए वो नहीं आई है। तो रजवा उसे भी बुलाती है और कपड़े धोने की जो आवाज़ है वो रुक जाती है। इंदु बाहर से, जी आई, अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धोने लगी थी, यानी वो बताती है कि मैं कपड़े धो रही थी इसीलिए मैं नहीं आ सकी और इसीलिए मुझे देर हो गई। दादाजी एक कश खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और उसे बैठने का हुक्म देकर कहकर वो फिर से एक दो सेकेंड्स के लिए फिर से हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है, यानी एक विशेष कारण से मैंने सभी को आज यहाँ पर बुलाया है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता, यानी
जब मैंने ये सुना कि हमारे घर की जो छोटी बहू है, नई बहू है बेला, उसका मन हमारे घर में नहीं लग रहा है, तो ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि एक नई बहू आई है और उसका मन हमारे घर में नहीं लग रहा है। तो आज का पार्ट यहीं तक। इसके अगले भाग को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।